वेलकम ट्रेनिंग। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। मैं आप लोगों को आज डीएड SCHI सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 10 ठीक है, और जो थ्योरी पेपर है उसका नाम है फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसको मैं आप लोगों को बार बार रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोग भूले ना कि पेपर का नाम क्या है, क्योंकि पेपर का नाम याद रहना मस्ट है। क्योंकि तभी आप उसको, अक्सर हम देखते हैं कुछ बच्चे उनसे पूछा जाता था कौन सा पेपर है तो वो तुरंत बता देते हैं कि पेपर नंबर 10, लेकिन पेपर का नाम नहीं बता पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये हर प्रत्येक सब यूनिट में आपको एक बार रिपीट ज़रूर करवाता हूँ कि पेपर का क्या नाम है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। तो पेपर का नाम है थ्योरी पेपर, जो फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, ठीक है ना। आप लोगों को मैं ये अंडरलाइन पूरा करके बता देता हूँ, ठीक है ना। फैमिली कम्युनिटी, ठीक है ना, फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, ठीक है ना। तो इस पेपर के अंतर्गत यूनिट 1 के अंतर्गत यूनिट 1, 1.1, 1.2, 1.3 तीन यूनिट चल चुका है। आज आपको इसके आगे के मतलब 1.3 से आगे एक स्टेप ले चलेंगे। तो उसमें 1.3 है, 1.4 है, और 1.4 का सब यूनिट है, उसका नाम है फैमिली एम्पावरमेंट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, परिवार सशक्तिकरण, परामर्श एवं निर्देशन, ठीक है। इसका हिंदी हम आप लोगों को बता दिए हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि मतलब इंग्लिश पढ़ दिए हैं और हिंदी नहीं बताए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ परिवार सशक्तिकरण, परामर्श एवं निर्देशन, ठीक है। अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ जाएं अच्छी तरीके से। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है विकास की विभिन्न, ठीक है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में परिवार का परामर्श एवं निर्देशन, ठीक है ना। आइए, परिवार बालक के विकास की प्रत्येक अवस्था में सहायता करता है। जब बच्चा युवा अवस्था में होता है तो उसे शारीरिक एवं मानसिक स्तर से संबंधित बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। बालक अपने विचार से दूसरे बालक को विश्वास दिलाता है कि उसमें विवेक, आत्मविश्वास एवं कुशलता का विकास होता है। बालक के भावनात्मक स्थिरता के लिए अभिभावक की प्रतिक्रिया सही होनी चाहिए, नहीं तो बालक भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, और जिसके कारण बालक मानसिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से टूट सकता है। बालक मनोविकास एवं सामाजिक विकास के लिए परिवार के सदस्यों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी श्रवण बाधित बालक का विकास उचित ढंग से किया जा सकता है। ध्यान, संतोष व्यक्त करना तथा रुचि, यह सब लक्ष्य बालक के समझ के विकास में स्वयं को घोषित करता है। अगला टॉपिक पेज पे, बालक के विभिन्न अवस्थाओं में परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बालक का विकास परिवार पर ही निर्भर करता है। इसीलिए परिवार का सशक्त होना
अति आवश्यक होता है। तभी संभव है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य शिक्षित हो तथा उस परिवार में, ठीक है, उस परिवार में यदि कोई दिव्यांगजन है तो उसको भी शिक्षा के माध्यम से सशक्त किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही परिवार के सभी सदस्यों का संवेगात्मक विकास होता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं तथा मनोस्थिति से परिचित हो पाते हैं तथा परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक समानता ही परिवार को सशक्तिकरण की तरफ ले जा सकती है। ठीक है, ये परिवार सशक्तिकरण का पूरा टॉपिक था, पूरा मैटर था, इसको मैं आपको बता दिया हूँ। एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए, जो आपके घर में एक दिव्यांग बालक है, वो चाहे हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, लोकोमोटर हो, एमआर हो, एलडी हो, ठीक है, सीपी हो, किसी भी प्रकार का वो डिसेबल पर्सन हो, अगर आपके घर में वो बच्चा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है बात वो यहाँ पर ये है कि जो घर के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सबसे पहले उनको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके वो उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, जो उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि शिक्षा के माध्यम से परिवार एवं परिवार के अन्य सदस्यों को सशक्त बनाया जा सकता है और उसी शिक्षा के माध्यम से उस दिव्यांग बालक को भी सशक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके जिसके कारण से वो अपनी भावनाओं तथा जो उसकी मन की इच्छा है उससे वो अच्छी तरीके से परिचित हो पाएगा, लोगों को समझ पाएगा। ठीक है ना, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मुझको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसीलिए कहा गया है परिवार का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, सभी जागरूक हों, सभी को अपने बच्चे से संबंधित उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका समाधान होगा, ये सारी जानकारी एक फैमिली मेम्बर को होना चाहिए। ठीक है, अपने बच्चे के प्रति। और तो इसको आगे बढ़ाते हुए तो हम अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है परामर्श, जैसा उसमें लिखा है काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है ना, तो अगला टॉपिक है परामर्श। ठीक है ना, परामर्श में हम आते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं, पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। परामर्श है क्या। ठीक है, परामर्श की आवश्यकता मनुष्य को सदैव से पड़ती रही है, किंतु परिवार एवं समाज के स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ परामर्श के रूप में भी, ठीक है ना, परामर्श के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। पहले संयुक्त परिवार में व्यक्ति अपने परिवार के बुजुर्गों से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता था, परंतु वर्तमान में प्रतिस्पर्धात्मक एवं गतिशील जटिल युग में व्यक्ति परिवार के सदस्यों से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट नहीं होता है, उसे प्रशिक्षित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ परामर्श। ठीक है ना, पहले क्या था कि पहले जो लोग होते थे वो पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी। इस समय जो वर्तमान में चल रहा है कि एकल परिवार, ठीक है ना, तो एकल परिवार, तो उस समय जॉइंट फैमिली का ज़्यादा क्रेज़ था। लोग मतलब जॉइंट फैमिली बहुत सी होती थी, तो उसमें ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते थे, बड़े बुज़ुर्ग जो होते थे, तो जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे अपने से छोटों को वो परामर्श देते थे, या जो उनके नीचे होते थे उनको अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तो वो अपने परिवार के बड़े सदस्यों से परामर्श लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो एकल परिवार चल रहा है,
इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो वो अपने परिवार से ना लेकर अपने परिवार से परामर्श ना लेकर वो किसी एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो अपनी समस्या से संबंधित परामर्श लेने के लिए। वो उनकी समस्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ जिस समस्या पे बात कर रहे हैं वो हमारी वो समस्या है जो कि हमारा बच्चा कैसा है। हमारा बच्चा एक डिसेबल बच्चा है, डिसेबल पर्सन है, और वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड उसकी जो समस्या है उससे संबंधित हमें परामर्श चाहिए। तो अगर किसी भी परिवार में केवल पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो जो उनके पेरेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उस समस्या से संबंधित स्पेशलिस्ट से जाके मिलेंगे, ताकि उसकी समस्या, जो उस बच्चे की समस्या है, उसकी समस्या का समाधान वो बताएं। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर इतना ही था। ठीक है ना। वो जो परामर्शदाता होता है वो उस क्षेत्र से संबंधित, उस प्रोफेशन से संबंधित पूरा ट्रेंड होता है, वेल ट्रेंड जिसको बोलते हैं, वो वेल ट्रेंड होता है। ठीक है ना। तो उसमें वहाँ पे कोई शंका नहीं होता है। इसके वजह से तो जो आज के वर्तमान समय में जो लोग हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम अगर किसी से राय विचार बात, किसी प्रकार का समस्या हमको हो गया है और हमको किसी प्रकार का राय चाहिए, तो हम उस स्पेशलिस्ट से राय लेंगे जो वो रोग से संबंधित जो है, उस स्पेशलिस्ट से हम विचार विमर्श करेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। परामर्श का अर्थ आपको बताएंगे अब। ठीक है। तो अभी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि परामर्श क्यों ज़रूरी है, और वो भी प्रेजेंट टाइम में। तो अपनी विराम देते हुए आगे बढ़ाते हैं बात को। ठीक है ना। मैटर को आगे ले चलते हैं। परामर्श का अर्थ। ठीक है ना। परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के काउंसिलियम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह लेना या परामर्श लेना। ठीक है। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य तथा व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या समाधान योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने योग्य हो जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत, ठीक है ना, अंडरलाइन करते रहें, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, ठीक है ना, दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता कहते हैं। सभी समाजों में परामर्श देने और परामर्श प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है, चाहे दो विकल्पों में एक चयन की समस्या हो, किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति हो अथवा मानसिक तनाव, परामर्श आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है। परामर्श में कम से कम दो व्यक्तियों की लिप्तता अवश्य होती है। परामर्शक या परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला। ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ज़रा सा। परामर्श में कम से कम दो व्यक्तियों की लिप्तता अवश्य होती है। एक होता है परामर्शक जो परामर्श देता है, ठीक है ना, एक परामर्श देने वाला होता है उसमें, और एक परामर्श
लेने वाला होता है। तो उसमें कम से कम जो परामर्श का प्रोसेस है उसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना एकदम कंपलसरी है। अगर ये प्रोसेस करते हैं तो ठीक है ना। तो एक उसमें एक परामर्श देने वाला एंड एक परामर्श लेने वाला, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है ना। व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श चाहता है। व्यक्तिगत समस्या शारीरिक, मानसिक तथा समाज से संबंधित हो सकती है, जिसके लिए उसे परामर्शक की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधित बालक के लिए उचित परामर्श प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि श्रवण बाधित बालक के अभिभावक श्रवण बाधिता से संबंधित समस्या से अनभिज्ञ होते हैं। इसीलिए उन्हें एक उचित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको बता दे रहे हैं, पहले से ही आपको हम बता दे रहे हैं कि जो ये समस्या है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, तो शहरों में तो थोड़ा सा एज ए नॉर्मल है इस समस्या को लेकर कि वो अपने बच्चे के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, तुरंत जान जाते हैं और अपने बच्चे का जो भी होता है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं परामर्श लेके, और उसके बाद डॉक्टर वगैरह से मिलकर तुरंत प्रोसेस कर देते हैं उसको। लेकिन अभी भी गांव में ये समस्या बनी हुई है। लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी कारणवश किसी को पता चल गया तो वो उस समस्या को छुपाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी बात को लेके अनभिज्ञता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हमको किसी भी चीज़ को अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो अगर वो समस्या हमको होती है तो उस समस्या से संबंधित जो जानकार है उससे अगर हम डिस्कशन करेंगे, उससे अगर हम उस समस्या से संबंधित राय विचार लेंगे तो वो हमें उस समस्या का समाधान से संबंधित बताएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो श्रवण बाधित या हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चा है उनके माता पिता हैं उनको परामर्श की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके माता पिता उस लेवल पे जागरूक नहीं होते हैं कि जिस लेवल पे उनको होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो उनके अभिभावक हैं श्रवण बाधिता से संबंधित जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उससे अभी वो अनभिज्ञ हैं। तो अनभिज्ञ हैं तो उनको उस अनभिज्ञता को दूर करके उस समस्या से जागरूक, उस समस्या के बारे में बताना और ये भी बताना कि ये समस्या कितनी जटिल है, ठीक है ना। अगर ये समस्या स्थिर हो गई तो आपके बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर देगा। तो इसीलिए उनको पहले जागरूक करना है, उनको परामर्श देना है, ठीक है ना। परामर्श की सख्त आवश्यकता है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे आ गया परामर्श की परिभाषा, ठीक है ना। परामर्श की परिभाषा तो सबसे पहले दिए हैं स्मिथ कोष्टक में 1955 कोष्टक बंद के अनुसार, ठीक है ना। पहला है परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता परामर्शग्राही को अपनी समस्या से संबंधित निर्णय लेने की योजना का निर्माण करने तथा समायोजन करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, बार बार वही चीज़ है। यहाँ पर स्मिथ जी वही कह रहे हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो परामर्शदाता होता है अपने सामने वाले को जो उससे परामर्श लेने आते हैं, जिस समस्या से संबंधित उसके पास आते हैं परामर्श लेने के लिए, उसी समस्या से संबंधित परामर्शदाता उसको अपना परामर्श देते हैं ताकि उसको उस समस्या के बारे में जानकारी में हो जाए और उस समस्या का समय रहते वह इलाज करा सके, ताकि वो जो बीमारी है, जो समस्या है, वो गंभीर रूप धारण ना कर सके। अगर वो बीमारी गंभीर रूप धारण करती है तो जिसको भी करती है उसका फ्यूचर, उसकी लाइफ एकदम
बेकार हो जाएगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आते हैं, अगला नंबर 2 है। ठीक है, जोन्स के अनुसार परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है जो व्यक्ति को संतोषजनक और सफल जीवन व्यतीत व्यतीत करने के लिए अपने आप को अपनी योग्यताओं, विशेषताओं, ठीक है, विशेषताओं, वातावरण एवं अवसरों को समझने में सहायता देने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। नंबर 3, रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार, ठीक है ना, नंबर 3, रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है ना, जो परामर्श होता है समस्या समाधान के लिए एक दूसरे को दिया जाता है ताकि जो समस्या है वो गंभीर रूप न ले सके। ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। रॉबिन्सन के अनुसार, ठीक है ना, रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। परिभाषा समाप्त हो गई। अब हम नए हेडिंग पे आएंगे। नई हेडिंग है परामर्श की विशेषताएं। ठीक है, क्या है? परामर्श की विशेषताएं। ठीक है ना। इसमें 5 पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट हम पहले नंबर पर नंबर 1 पॉइंट लेते हैं। परामर्श मूलतः समस्या परक होता है। ठीक है ना। परामर्श जो होता है, जाहिर सी बात है, हमको किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तभी हम सामने वाले के पास जाएंगे। ठीक है ना। नंबर 2, यह दो व्यक्तियों के बीच या दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का स्वरूप है। ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, दो व्यक्तियों के बीच होता है, एक होता है परामर्श देने वाला एंड एक परामर्श लेने वाला। ठीक है ना। नंबर 3 आ जाइए। ठीक है ना। परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक सशक्त अंश है। ठीक है ना। नंबर 4, परामर्श का मूल परस्पर विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो परामर्श सक्सेस, अगर आपको विश्वास नहीं तो परामर्श फेल हो जाएगा। ठीक है ना। तो नंबर 5 पे आते हैं। मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल होता है। ठीक है ना। जहाँ पे सब नॉर्मल रहेगा, जहाँ पे हमको लगेगा कि हाँ ये सब हमारे जो परामर्श देने वाला है वो हमारे अकॉर्डिंग, मतलब मित्रतापूर्वक और अच्छे तरीके से हमको वो समझाएगा उस समस्या के बारे में, तो वो सफल होगा। ठीक है ना। अगर वो बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर परामर्शदाता हमको समझाता है तो वो अनसक्सेस रहेगा। ठीक है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका परामर्श देने का और ना देने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। इसीलिए मैत्रीपूर्ण और सौहार्द का होना परामर्श में बहुत ज़रूरी है, तभी वो सक्सेस हो सकता है, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है ना। परामर्श के तत्व आ गए हैं। ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, परामर्श के तत्व आ गए हैं। ठीक है ना। परामर्श के तत्व अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। परामर्श के तत्व नंबर 1 हेडिंग है। ठीक है ना। नंबर 1 पॉइंट में है। नंबर 1, परामर्श प्रक्रिया दो व्यक्ति संलग्न रहते हैं। नंबर 2, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है। नंबर 3, प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है।
ठीक है ना। नंबर 4, ठीक है ना, परामर्श प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप परिवर्तित होता है। नंबर 5, प्रत्येक परामर्शदाता अपना काम पूर्ण ज्ञान से करता है, ठीक है ना। वो स्पेशलिस्ट होता है, उसको कम्प्लीटली नॉलेज होता है उस समस्या उससे संबंधित जिसके बारे में हम उससे परामर्श लेने जा रहे हैं, वो एकदम स्पेशलिस्ट होता है, कम्प्लीटली उसको पूरा ज्ञान होता है, तभी जाके वो हमको सेटिस्फाइड कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, यह एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। परामर्श के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं समस्या का समाधान होता है। नंबर 7, ठीक है ना, इनका उद्देश्य लोगों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है ना। नंबर 8 है, ठीक है ना, यह सीखने की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है ना। अगला, परामर्श के लक्ष्य, ठीक है ना। परामर्श के लक्ष्य, तो पहला हेडिंग कौन सा है, अंतर्दृष्टि, ठीक है ना। अंतर्दृष्टि, संवेगात्मक कठिनाइयों की उत्पत्ति एवं विकास की समझ अर्जित करना, जिससे महसूस करने एवं क्रियाओं पर नियंत्रण करने की समझदारी बढ़ सके। नंबर 2, ठीक है ना। नंबर 2, स्वयं की जागरूकता, अपनी सोच एवं समझ के प्रति जानकारी रखना तथा परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वे श्रवणबाधिता से संबंधित स्वयं को कितना जागरूक कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक परिवार के लोग स्वयं अपने बच्चे के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक उनको पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। आपको पहले अपने जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, पहले उसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है ना। तब जाके आप आगे जाएंगे, तब आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे उसके लिए आगे आएंगे, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले आपको जागरूक होना है, सेल्फ अवेयरनेस आपको पहले सबसे पहले फर्स्ट बनना है, उसके बाद तब जाके आपको आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है ना। और वो भी एक ऐसा बच्चा जिसको सुनने और बोलने से संबंधित ये दोनों समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए तो एकदम ज़रूरी है कि सबसे पहले हम स्वयं जागरूक हों और इसके बाद तब जाके लोगों को भी बताएं उसके बारे में, उस समस्या की ये समस्या कितनी गंभीर है। अगर जिस भी बच्चे को हो जाती है तो उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज से वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस पर मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए, तो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है सशक्तिकरण, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले फैमिली एम्पावरमेंट जो स्टार्टिंग में ही था, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आया है। तो सशक्तिकरण ऐसे कौशलों एवं जागरूकता पर कार्य करना जो सेवार्थी को अपने जीवन में आवश्यक नियंत्रण हेतु योग्य बनाया जा सकता है, क्योंकि बिना सशक्तिकरण के बालक को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले परिवार के लोगों का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रवणबाधित बालक के माता पिता अपने बच्चे से संबंधित समस्या के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। श्रवणबाधित बालक से संबंधित समस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम आपको पहले बता चुके हैं तो आपको सबसे पहले बच्चा फैमिली में ही रहता है, तो वो सब कुछ वहाँ पर उसके जो माँ बाप हैं, सबसे पहले उन्हें सशक्त होना है, उन्हें जागरूक होना है, उस बच्चे के प्रति जागरूक होना है जिस बच्चे को वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसी की वजह से उसमें कहा गया है कि सबसे पहले फर्स्ट जो है वो फैमिली को सशक्त होना है। फैमिली जब सशक्त हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा है वो भी सशक्त हो ही जाएगा आगे चलकर, ठीक है ना। तो
अगला पॉइंट है सामाजिक कौशल अर्जित करना। ठीक है ना, ठीक है ना, सोशल स्किल्स। ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं सोशल स्किल्स कैसे हम अर्जित करते हैं। ठीक है ना, आइए चर्चा करते हैं। सामाजिक एवं अंतर्वैयक्तिक कौशलों को सीखना एवं अभ्यस्त होना, जैसे वार्तालाप करना, व्यवहारिक कौशल सीखना, प्रभावी ढंग से संवाद करना, सामंजस्य स्थापित करना इत्यादि। श्रवणबाधित बालक को सामाजिक कौशल सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्रवणबाधित बालक सामान्य बालकों से अलग होता है। समाज में सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करने से पहले उसे सामाजिक कौशल अर्जित कराना होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो उसके पास वो स्किल्स होना चाहिए जिससे वो लोगों के साथ जुड़ सके, समाज में लोगों से के साथ जुड़ सके, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है जो इस समय वो डिसेबल के कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, और जब वो सामान्य नॉर्मल इन्वायरमेंट में नॉर्मल लोगों के बीच में जाएगा तो उसको वहाँ पर वार्तालाप कम्युनिकेशन करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, ये उसके अलावा कौन समझ सकता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोगों की फैमिली मेम्बर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बच्चे के अंदर पहले सोशल स्किल्स डेवलपमेंट करें, ताकि अगर वो समाज के लोगों से मिलता है तो वो कम से कम उनसे बातचीत तो कर सके, उनसे अपना रिलेशनशिप तो बना सके। ठीक है, अगर वो उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है, ठीक है, सामाजिक कौशल अगर नहीं है उसके पास, तो वो समाज में लोगों के साथ कैसे मिलेगा, कैसे उनसे बातचीत करेगा। ठीक है ना, इसी के लिए वहाँ पे कहा गया है कि उसे सामंजस्य स्थापित करना सिखाना चाहिए, समायोजन कैसे करना है ये भी बताना चाहिए, लोगों से वार्तालाप कैसे करना है। ठीक है ना, क्योंकि अब तो वो सामान्य बच्चा तो रह नहीं गया है, अब तो वो एक डिसेबल पर्सन हो गया है। तो इसके लिए उसको समाज में कैसे लोगों के साथ रहना है, उठना बैठना, लोग कैसे और लोगों के साथ कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन करना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसको सिखाने की ज़रूरत है, तब जाके वो समाज में लोगों के साथ जुड़ सकेगा, ज्वाइंट हो सकेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 5वां हेडिंग है समस्या समाधान। ठीक है ना, आप समझ लीजिए, समस्या समाधान करना है तो मैं आपको सरफेस बता दे रहा हूँ। आपका बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे से संबंधित जो भी उसका स्पेशलिस्ट होगा, जो भी उसका डॉक्टर्स होगा, आप उसके पास जाएंगे उस समस्या का समाधान करवाने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट तो आप परामर्शदाता के पास ही जाएंगे, तो वो आपको सारी चीज़ें बता ही देगा। तो आइए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ताकि समस्या समाधान, परामर्शदाता सेवार्थी से संबंधित समस्या का समाधान करने का उपाय बताता है, क्योंकि परामर्शदाता श्रवणबाधिता से संबंधित समस्या के विषय में प्रार्थी को क्रमबद्ध तरीके से समस्या का समाधान बताना पड़ता है। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए, जो सेवार्थी है उसको स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। अगर इधर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। इसके लिए जो परामर्शदाता होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अपने सामने वाले को, सेवार्थी को, जो परामर्श लेने आया है उसको एक एक स्टेप में बताते हैं उसको, ताकि उसको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो और उसकी जो समस्या है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। तो उसी पर आइए,
प्रार्थी को क्रमबद्ध तरीके से समस्या का समाधान बताना पड़ता है, क्योंकि श्रवणबाधिता एक जटिल समस्या मानी जाती है। इसीलिए परामर्शदाता का यह प्रयास रहता है कि प्रार्थी की समस्या का समाधान सहजतापूर्वक हो सके। ठीक है, उसकी समस्या का जो समाधान है, मैं समस्या के कोष्टक में लिख भी दिया हूँ, दिव्यांग में वो कुछ भी हो सकता है। तो इस समय हमारा बच्चा जो है वो एचआई से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर एचआई ले लेते हैं। अगर हमारा बच्चा लोकोमोटर से रिलेटेड है तो वहाँ पे हम लोकोमोटर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख दिया हूँ दिव्यांग। ठीक है ना, तो मेरा बच्चा कैसा है, तो जो हम कोर्स कर रहे हैं, जो हमारा कोर्स है वो एचआई से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम एचआई से रिलेटेड ही डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है ना। तो समस्या एक जटिल समस्या मानी जाती है, इसीलिए परामर्शदाता का यह प्रयास रहता है कि प्रार्थी की समस्या का समाधान, ठीक है ना, प्रार्थी की समस्या का समाधान सहजतापूर्वक हो सके। श्रवणबाधित बालक के माता पिता इस बीमारी से पूरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि माता पिता इस समस्या से अनभिज्ञ होते हैं। ठीक है ना, इस जो डिसेबिलिटी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इससे वो अनभिज्ञ होते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मतलब ये भी कुछ होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे हो गया, क्यों हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर वो एकदम घबरा जाते हैं। इसीलिए परामर्शदाता उनको एकदम सहजतापूर्वक जो उनकी समस्या होती है उसको वो बताते हैं, और कैसे उसका समाधान करना है, कैसे उस समस्या से उनको निजात मिलेगा, ये सारे स्टेप वो एक एक करके उनको बताते हैं। ठीक है ना, तो ट्रेनीज ये परामर्श का टॉपिक समाप्त हुआ। तो अब हम एक दूसरे टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है निर्देशन। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देशन का अर्थ, ठीक है ना, अभी इससे पहले हम परामर्श का अर्थ पढ़े थे, अब हम निर्देशन का अर्थ पढ़ रहे हैं। निर्देशन अंग्रेजी शब्द के टू गाइड से लिया गया है, जिसका अर्थ है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। ठीक है, निर्देशन वह प्रक्रिया है जो एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी क्षमता, कुशलता, अभिरुचि एवं व्यवहार प्रक्रिया, इन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, निर्देशन वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास लोग उस समस्या को लेकर निर्देशन के लिए आ रहे हैं, उसके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो उसका निर्देशन अपने सामने वाले को दे सकता है। ठीक है ना, निर्देशन एक उद्देश्य प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुखी, संतुष्ट करना व उसे राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना है। निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं एवं रुचियों को ध्यान में रखकर उसे सहायता प्रदान की जाती है, ताकि श्रवणबाधित बालक के माता पिता अपने बच्चे की समस्या का समाधान कर सकें। निर्देशन के माध्यम से श्रवणबाधित बालक के माता पिता को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने बच्चे की जन्मजात या जन्म के बाद की समस्या का समाधान कर सकें तथा वह अपने बालक के व्यक्तिगत जीवन में खुशी एवं समृद्धि ला सकें तथा समाज में उसको भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि एक सामान्य बालक को महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, आप समझ गए। ठीक, क्योंकि वो एक डिसेबल पर्सन हो गया है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उस बच्चे को सामान्य बच्चे के तरह ही समाज में महत्वपूर्ण माना जाए, इम्पोर्टेंस उसको दिया जाए। ठीक है ना, जिस प्रकार हम एक सामान्य लोगों को इम्पोर्टेंस समझते हैं, उसी प्रकार उस पर्सन को भी इम्पोर्टेंस समझे। ठीक है ना, क्योंकि वो भी समाज का एक अंश है,
ठीक है ना, समाज में है तो वो भी एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। तो आगे आइए, निर्देशन की परिभाषा, ठीक है, निर्देशन की परिभाषा, ठीक है ना। नंबर 1, क्रो तथा क्रो के अनुसार निर्देशन प्रदर्शन नहीं बल्कि यह अपनी विचार धाराओं के माध्यम से दूसरों की समस्या का समाधान करता है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लीजिए परामर्श से मिलता जुलता है, ठीक है ना, जो दूसरे की समस्या है उनका निदान करता है। टॉपिक नंबर 2, ठीक है ना, स्किनर बोल रहे हैं। देखिए स्किनर क्या कह रहे हैं, निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन सीखता है। ये सारा निर्देशन के माध्यम से हो पाता है, ठीक है सर, ठीक है। वह स्वयं के साथ और मतलब खुद के साथ और दूसरे जो लोग हैं और जो कंडीशंस हैं उन सभी के साथ समायोजन कैसे करना है ये वो सीखता है, ठीक है ना। अब आइए 3, जोन्स के अनुसार, नंबर 3 है जोन्स के अनुसार, ठीक है। नंबर 3 कौन सा है, जोन्स के अनुसार निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजन कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से समस्याओं को सुलझा सके, ठीक है। जो वो बोल रहे हैं कि जो बालक है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बोला गया है लेकिन मैं आपको उससे रिलेटेड करके बता रहा हूँ। जो बालक है, क्योंकि अब तो वो एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट में बच्चा हो गया है, ठीक है ना, उसको समायोजन कैसे करना है और उसे लक्ष्य की पूर्ति कैसे करना है और उन सारी समस्याएं जो उसके लाइफ में आने वाली है उन सारी उन सारी समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है, ये सारा सब कुछ इसके अंतर्गत बताया जा रहा है, ठीक है ना। आपको समायोजन करना है, आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपको समस्या से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना है ताकि आपका जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से चलती रहे, ठीक है ना। जैसे सामान्य लोगों का होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से आपका भी, आपके बच्चे का भी लाइफ चलता रहे, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे हेडिंग है निर्देशन की विशेषताएं, ठीक है ना, मैं अंडरलाइन करके आपको बता दे रहा हूँ, निर्देशन की विशेषताएं, ठीक। नंबर 1, निर्देशन जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होती है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, निर्देशन जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक है, ठीक है। शिक्षण की भांति निर्देशन भी विकास की प्रक्रिया है, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा विकास हो नहीं सकता। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, निर्देशन भी वही चीज़ कर रहा है, क्योंकि अच्छा निर्देशन नहीं मिलेगा तो हम आगे जा नहीं पाएंगे, हम वहीं घूमते रहेंगे, क्योंकि हमको अच्छे से दिशा निर्देश पता ही नहीं है तो हम आगे जाएंगे क्या, कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमें निर्देशन जो है हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। जिस नंबर 2, ठीक है ना, ये नंबर 1 था, ठीक है ना, और ये नंबर 2 है, ठीक है ना। तो हम आपको बता देते हैं नंबर 2, ठीक है ना। नंबर 2, प्रभावशाली शिक्षण तथा अनुदेशन में निर्देशन प्रक्रिया निहित होती है। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशन के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया अपूर्ण होती है। समझ लीजिए आप, अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो जो जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे शिक्षण का एजुकेशनल प्रोसेस बताया गया है। तो मैं आपको बता रहा, आप जिसके लिए भी गाइडेंस लेने जा रहे हैं, अगर वो
सही से नहीं आपको मिल पा रहा है, सही गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो जिसके लिए तो आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आप किसी बीमारी से संबंधित आप गाइडेंस ले रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ले रहे हों, ठीक है ना, कोई चीज़ बनाने के लिए ले रहे हैं, तो अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है तब तो सही है। अगर सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो वो सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशन के अभाव में अगर सही निर्देशन नहीं मिल रहा है तो जिसके लिए आप गाइडेंस ले रहे हैं वो अधूरा रहेगा। ठीक है ना। तो नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है ना। निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं व शक्तियों तथा प्रशिक्षण से अनेक कौशलों को संरक्षित रखने का मूल प्रयास है। ठीक है ना। नंबर 4 पे आते हैं। निर्देशन में छात्र की वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुदेशन को अनुकूलित करने में सहायता प्रदान करती है। नंबर 5 पे आ गए हम। ठीक है ना। निर्देशन व्यक्ति के लिए एवं समाज के लिए अधिक लाभदायक दिशा में उसकी अधिकतम क्षमता के विकास में निरंतर सहायक होता है। ठीक है। निर्देशन के सिद्धांत। ठीक है ना। निर्देशन के सिद्धांत, ये निर्देशन का लास्ट पॉइंट है। ठीक है। निर्देशन के सिद्धांत। ठीक है ना। नंबर 1, निर्देशन का कार्य व्यक्ति को प्रेरक उपयोगी व उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है तथा उन उद्देश्यों की वैयक्तिक दृष्टि से क्रियान्वित करना है। नंबर 2, नंबर 1 ये, नंबर 2, ठीक है, निर्देशन स्वतः ही संचारित होने वाली ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो बाल्यावस्था से लेकर पौगंडावस्था तक उपलब्ध रहती है। नंबर 3, निर्देशन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व उन्हीं व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए जो उन विशिष्ट समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में दक्ष हों। ठीक है। तो आप समझ गए, ऐसे व्यक्ति को निर्देशन की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए जो उस कला में निपुण हो, उसी को सौंपना चाहिए ताकि वो सामने वाले इंसान को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है ना। नंबर 4, ठीक है ना, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हो गया। नंबर 5, ठीक है ना, नंबर 5, व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करना। नंबर 6, ठीक है ना, व्यक्ति में स्वनिर्देशित करने की योग्यता का विकास करना है। यहाँ पर 1.4 टॉपिक समाप्त हुआ। आई होप कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को वो समझ में आया होगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिसे आपको सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है ताकि हमको फीडबैक देने में आसानी हो और हमको ये भी पता चल जाए कि आप हमारे द्वारा जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उससे आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, वो मैसेज मेरे पास आएगा, उस समस्या से संबंधित आपका जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो आप लोग पेन एंड पेपर लेके स्टार्ट हो जाइए। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन खाली लिखना है इस पूरे टॉपिक से, 1.4 से रिलेटेड 2 प्रश्न लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, परिवार सशक्तिकरण क्या है। ठीक है। जो परिवार सशक्तिकरण है वो क्या है, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से।
परिवार सशक्तिकरण क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक। नंबर 2, परामर्श का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य एवं विशेषता का विस्तृत वर्णन करना है। ठीक है ना। आपको परामर्श का अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखना है, लक्ष्य लिखना है एवं जो उसकी विशेषता है उसका विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है, मतलब विस्तार से लिखना है आपको, जिस प्रकार से अभी मैं पीछे आपको बताया हूँ। ठीक है। तो उसी प्रकार आपको पूरा एकदम डिटेल से उसको आपको सॉल्व करना है, लिखना है, और ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख करके फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, और वो मैटर मेरे पास आएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए जो मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ आप उस पर वर्क करते हैं, और आप उस पर वर्क करेंगे तो आपको और भी जानकारी होगी। क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपके अंदर की जो सीखने की इच्छा है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इसीलिए आई होप कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो मैं पढ़ाया हूँ आज 1.4 फैमिली एम्पावरमेंट, काउंसलिंग और गाइडेंस, ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर इस सब यूनिट में कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए। ठीक है। और उस समस्या से संबंधित हम आपकी जो आपकी समस्या है उसका समाधान करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो इसके साथ ही टॉपिक ख़त्म हो गया है, क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखवा दिया हूँ। ठीक है ना। तो इसी के साथ टॉपिक को बंद करते हैं। धन्यवाद।